अब नेक्स्ट उस पे करंट अफेयर्स। एक्चुअली मैं इसको जब हम लोग डिजाइन कर रहे थे तो ये हुआ कि अफगानिस्तान क्या है, तो एक ये हुआ कि इज इट अ क्राइसिस और एन अपॉर्चुनिटी। और मैंने इसी के मुतालिक अपने डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो स्वीडन में रहते हैं, प्रोफेसर साहब हैं और पढ़ाते हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो बंटवारा हुआ था उस पर बहुत लिखा है, जिन्ना के ऊपर लिखा है। मेरे साथ मिस्टर संतोष कुमार साहब हैं, फॉरेन सर्विसेज के हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डेस्क को ठीक से संभाला है और उसकी पॉलिटिक्स को समझते हैं। मनोज जोशी साहब हैं, मनोज जोशी साहब हैं जो बेसिकली इस रीजन की पॉलिटिक्स को पैनी नजर रखते हैं और उसको इवैल्यूएट करते रहते हैं। और अभी मेरे शायद चौथे पैनलिस्ट सुजीत नायर अभी शायद ज्वाइन कर लें थोड़ी देर में, तब तक मैं बातचीत शुरू करते हैं। इश्तियाक साहब, आपको हम आज भी दर्जा मेहमान का देंगे, तो मेहमान की बात पहले, क्योंकि आप सीमा के उस पार के हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बताइए, जो अफगानिस्तान में अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, गुड अगली बैड, गुड पाकिस्तान, बैड पाकिस्तान, उसमें कहीं लग रहा है कि तालिबान को प्रमोट करने में पाकिस्तान का हाथ है? और क्योंकि अगर कहीं हाथ न जल जाए, डर सबको ये लग रहा है कि कहीं ये प्रमोट करते करते हाथ न जल जाए। देखिए, आपकी इस डिस्कशन के लिए मैंने पाकिस्तान के चैनल्स जो है ना वो सब स्टडी किए कि वहाँ पे क्या बात हो रही है। तो एक तो है सेलिब्रेशंस, जो कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अब फैल रहा है। और देखें, पहले रूस को इन्होंने हरा दिया, अब अमेरिका को भगा दिया है वहाँ से। तो ये अल्लाह भी हमारे साथ है और ये दुनिया अब इस तरीके से बदलेगी। ये वो लेवल है जो मौलवी टाइप लोगों का और इस्लामिस्ट ग्रुप्स का आम आपको नजर आता है। जहां तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट का है तो उसमें भी कुछ मिनिस्टर जो हैं वो इसमें बहुत खुश हैं। और तो और इमरान खान ने कहा कि द शैकल्स ऑफ स्लेवरी हैव बीन ब्रोकन, समथिंग लाइक दिस, कि वो अब आजाद हो गए हैं। लेकिन साथ साथ जो एक्सपीरियंस लास्ट टाइम तालिबान का पाकिस्तान के लिए है वो बड़ा घनौना है, क्योंकि इन तालिबान ने सबसे ज्यादा जो अपनी टेररिज्म की, एक तो इंडियन कश्मीर में की और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो की, कहा जाता है about 50 to 70,000 Pakistanis were killed because of Taliban terrorism. तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो गालिबन मेरे ख्याल से हमारी मेन मिलिट्री है, उसमें खासी एप्रीहेंशंस हैं कि वुड दिस बी अ रिपीट। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा इसको सेंसेशनलिज्म को अगर हम निकाल दें तो फैक्ट ये है कि जिस जमाने में तालिबान आए वो कोल्ड वॉर का एक हाई पॉइंट था। उसके बाद एक्चुअली ये 94 में तैयार हुए, 1996 में ये पावर में आ गए, 2002 में इनकी वहां से डिसलॉज हो गए। लेकिन दिस वाज स्टिल द कोल्ड वॉर, रशिया वर्सेस द वेस्ट और ये और वो। अब वो सारा पीरियड जो है वो खत्म हो गया हुआ है। हाँ जी, तो तालिबान इज अ मेनेस फॉर मेनी नेशंस। ये जितने उसके इर्द गिर्द हैं वो सब उससे तालिबान पावर से घबराते भी हैं, उसको रोकने के लिए भी तैयार होंगे। और अगर ये पाकिस्तान में जो एक है ना एम्बिवलेंस, इसको अगर कंट्रोल ना किया जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। तो मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान में अगर ये रिपीट होनी है सारी बात तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ट्रेजिक, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान को किसी ने बेल आउट भी नहीं करना। आई डोंट थिंक द चाइनीज आर वेरी कीन कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान में छा जाए, क्योंकि तालिबान के साथ उन्होंने निगोशिएशंस तो कर ली हैं कि जो इग्वेर सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, अगर वो वहां पे नहीं उनको पनपने देते तो दे डोंट माइंड द तालिबान बीइंग इन पावर। ईरान के साथ पता लगा है अब कि तालिबान जो है उनकी कोई इक्वेशन बन गई है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक कटर एंटी शिया है
और ईरान जो है वो शिया पावर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऑल दिस कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर नेशनल इंटरेस्ट आप कह लें, शॉर्ट साइटेड गेन्स के लिए। तो पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द मेन arena of contesting तालिबान पावर इन द रीजन। पाकिस्तान इसे कैसे हैंडल करता है उससे बहुत चीजें डिसाइड होंगी, लेकिन मुझे लगता है अमेरिका भी का प्रेशर भी पाकिस्तान पे आएगा, रशिया और चाइना का भी आएगा, टू कीप देम at bay somewhere. If they remain in power in Kabul, don't overstep like the way they did last time. जाहिर है वो अपनी एक्सट्रीम इस्लाम लाएंगे, औरतों को टेरराइज करेंगे। अभी अभी ये खबर आई है कि एक अफगान जो जर्नलिस्ट लड़की है वो छुप गई है। उसने कहा मुझे तो अपनी जिंदगी अब खतरे में लग रही है, एंड शी इज नॉट द ओनली वन। ये तो मैंने अभी प्रोग्राम में आने से पहले एक लेटेस्ट खबर देखी है। तो जहां पे वो शरिया, उन्होंने कह दिया कि नो डेमोक्रेसी, वील फॉलो द शरिया। अब शरिया की कई इंटरप्रिटेशंस हैं, तो लेट्स सी। वो मैं कहता हूँ आज आपने प्रोग्राम कर लिया है तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट, लेकिन मेरी अपना जो एटीट्यूड है कि लेट द कैमल स्क्वाट, ये एक दफा बैठ जाएं, उसके बाद उनके ऊपर एनालिसिस करें, क्योंकि कल को पता नहीं कौन से नए फैक्टर्स हमारे हाथ में आ जाएं। एट द मोमेंट आई थिंक पाकिस्तान इज शुड बी वेरी कंसर्न्ड कि ये तालिबान का अगर जो है ना ये ऑनस्लॉट दोबारा पाकिस्तान में आया तो सत्यानाश हो जाएगा। जी मैं संतोष कुमार भाई साहब आपके पास आ रहा हूं, और वो मैं आपसे एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि एक टर्म बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का एक बहुत पुराना दोस्ती का रिश्ता रहा है। आज सुबह यशवंत सिन्हा साहब कहे कि भाई अफगानिस्तान के लोगों में हिंदुस्तान के प्रति बहुत प्रेम है, रिस्पेक्ट है। ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि कंधार वाला जब हाईजैक हुआ था तो यही तालिबान के लोग थे जिन्होंने उस जहाज को मतलब कवर किया था जिससे कोई एक्शन ना होने पाए। आपको आज की तारीख में आप इसको देखें कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एक तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, अगली तालिबान, मालूम नहीं कौन सा तालिबान, अफगानिस्तान से हमारी दोस्ती रहे, हमारे बहुत पैसे वहां लगे हैं, हम अफगानिस्तान से दोस्त रहेगा या अफगानिस्तान हिंदुस्तान का एक एडवर्सरी या दुश्मन के रूप में आएगा? संतोष कुमार साहब। जी आनंद जी, पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार। खासतौर से इश्तियाक साहब, हमारे बहुत पहले से मुलाकात है, तो आज आपके प्रोग्राम पे इनसे मिलके खासतौर पे मुझे खुशी हुई। जहाँ तक आपका सवाल है, मैं इससे थोड़ा पीछे और फिर आगे जाना चाहता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि जो हम बहुत पहले, काफी पहले की बात है, मेरे ख्याल से ये होगी 89 वगैरह की बात। मेरे कोई दोस्त थे पाकिस्तान के, वो सफीर थे, हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो एक बार हमने उनसे पूछा कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या शुरू किया है आपने? तो वो कहने लगे कि जी ये ऐसा है कि ये हमारे बस में नहीं है, ये लोग कंट्रोल में ही नहीं है हमारे। इसमें कुछ बहानेबाजी भी शायद थी, पर मेरे ख्याल से कुछ सच भी था। तो मेरा ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान में इसमें कुछ सच है तो अफगानिस्तान में जहाँ की स्टेट, जहाँ की जो हुकूमत की जो ढांचा है, वो मतलब बहुत पहले से बहुत ही कमजोर रहा है। मतलब काबुल में लोगों का कंट्रोल होता है, पर काबुल के बाहर जो बाकी खित्ते हैं, प्रदेश हैं, उन पे उनका कंट्रोल जो है बड़ा कमजोर होता है। तो ऐसी स्टेट में, ऐसे मुल्क में तालिबान जो है, आप उनका इंटेंशन कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसे आप कह रहे हैं दोस्त हो या दुश्मन हो, पर उनका कंट्रोल नहीं रह पाएगा और वहां तरह तरह के लोग पनपेंगे। और उसमें शायद इनके हुकूमत में रहने की वजह से थोड़ा और उनको आसानी हो। जो लोग
जो और ग्रुप्स हैं, जो और इदारे हैं, और जो ज़्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो इनके कंट्रोल में नहीं रह सकते। और ये चीज जो है, कल परसों की जो घटनाएं हुई हैं, जो कि बड़ा धमाका हुआ काबुल में, इससे ये बिल्कुल साफ हो जाती है कि बाकी जितने ग्रुप्स हैं उन्होंने ये दिखाने के, ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाई आप चाहे जो कुछ करें, हम जो हैं आपके कब्जे में, हम आपके काबू में नहीं है। तो ये दोस्त दुश्मन की बात नहीं है, ये बात इसकी है कि वो कहाँ तक उनकी गिरफ्त रहेगी पूरे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के तरह तरह के जो फिरके हैं, ग्रुप्स हैं, उन पर। मैं मनोज जोशी साहब के पास आ रहा हूं, क्योंकि मनोज जोशी साहब इसके एक जानकार हैं, रोज इसको वो करते हैं। जोशी साहब, एक चीज ये बताइए कि रोज सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसा इश्तियाक साहब ने कहा कि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं है। तो एक बार आप जरा टोटल तस्वीर एक बार ठीक से बता दें दर्शकों के पर्सपेक्टिव से, और ये कि एक आम दर्शक को हमारे जो पता रहना चाहिए उस पर्सपेक्टिव नजरिए से। देखिए, जहां से आपको खबर मिल रही है वहां से मुझे भी खबर मिल रही है। मतलब हम लोग बाहर से सब कुछ देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कुछ इधर स्टेटमेंट आ रहे हैं, कुछ उधर स्टेटमेंट आ रहे हैं। इस समय तस्वीर, अगर आप कहते हैं पूरी तस्वीर, तो एकदम धुंधली है, टूटी है। हमको ये मालूम है काबुल में क्या हो, काबुल के एयरपोर्ट में क्या हो रहा है, इतना ही मालूम। बाकी जो है बिल्कुल धुंधला है, कुछ पता नहीं लग रहा है बाकी शहरों में क्या हो रहा है अफगानिस्तान में। मतलब तालिबान की बात कहते हैं कि तालिबान जो है नए रूप में आया है, न्यू तालिबान आया है, काबुल की बात की गई है, पर असलियत तो तब पता लगेगी जब पता लगेगा कि और शहरों में क्या हो रहा है। और ये जरूर टक्कर तो है शहर और गांव की, तो है ही। मतलब जो ट्राइबल सोसाइटी है और जो अर्बन सोसाइटी है अफगानिस्तान में काफी फर्क है। और खासकर काबुल और जो 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 कबायली इलाके हैं, वहां के लड़के वहां पहुंचे हैं, वो नजारा देख रहे हैं और कोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इस समय जो है तस्वीर बहुत ही धुंधली है, क्योंकि ये अब जैसे ये इस्लामिक स्टेट की बात कही गई है, इस्लामिक स्टेट का पहले कोई जिक्र ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा जो है हादसा होगा। हाँ, ये मालूम था जरूर कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट कायम है, पर यह नहीं मालूम था कि वो ये मौका देख के ये जो विड्रॉल है यहाँ पे इसको टारगेट करेगा। और मैं समझता हूँ वो ये भी एक सिग्नल देना चाहता है कि अगर हम विदेशियों के खिलाफ हैं तो हम ज्यादा खिलाफ हैं, तालिबान नहीं है। क्योंकि तालिबान जो है वो सक्सेसर स्टेट बनने के चक्कर में थोड़े अपने व्यूज को जो है मॉडरेट कर रहा है, मतलब पब्लिक तौर से। और मेरी अपनी समझ है कि ये तो अभी जब वेट एंड वॉच कहते हैं कि देखना पड़ेगा कि क्या मोड़ लेगी। क्योंकि जैसे इश्तियाक साहब ने कहा, वहां पे एकदम जो सोसाइटी है अपने नमूने की सोसाइटी है, विचित्र सोसाइटी है। कोई ऐसी सोसाइटी बहुत कम एरियाज में होती है। और वहां पे कोहेरेंस जो है, नेशनल कोहेरेंस का मतलब काबुल रहा है ज्यादातर। हमने जो जाहिर शाह का भी देखा था, या उसके बाद जब कम्युनिस्ट वहां आए थे, नजीबुल्लाह, या फिर ये तालिबान पहले बार आया, या फिर जो कारजाई साहब ने खड़ा किया, तो सब कुछ हमको काबुल। हालांकि ये जरूर है कि काबुल देश की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो काबुल है, देश की सेंटर ऑफ ग्रेविटी काबुल है। और मैं समझता हूं जहां तक की बात कही जा रही है, तालिबान की बात कही जा रही है, अभी भी उसका पूरा जो लीडरशिप स्ट्रक्चर है, क्या मतलब जो अमीरुल मोमिनीन हैं अखुंज़ादा साहब अभी तक तो नजर नहीं आए हैं, बरादर साहब जरूर नजर आए हैं, पर हमने साथ साथ हक्कानी साहब को भी देखा है, वो खलील हक्कानी को भी देखा है।
उसका तालिबान का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब उसमें क्या एक ये ट्राइबल कोलिशन है, अलग अलग ट्राइब्स मिले हुए हैं? मेरी अपनी समझ ये है कि जहां तक कि उसकी फाइटिंग कैपेसिटी है वहां पर हक्कानी जो है काफी स्ट्रांग है, जो हक्कानी ग्रुप है, और वो जो है पाकिस्तान की फौज के साथ काफी मिला हुआ है, पहले से उसका रिश्ता है उनके साथ। तो क्या मोड़ लेगा? इश्तियाक साहब ने ठीक कहा कि पाकिस्तान पे भी बड़ा खतरा है, और पाकिस्तान की फौज भी ये समझती है, पाकिस्तान की फौज तो लड़ी है वहां पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ। पर इतना मैं जानता हूं कि इतिहास जो है वो दोहराता नहीं है। बिल्कुल सही है। दोबारा नहीं, वही इतिहास नहीं होता है। जो इतिहास जो रचा जाएगा वो उसकी एक नया मोड़ लेगा, और वो मोड़ जो है अभी तक जो है समझना जो है बड़ा मुश्किल है। जी जी जी, मैं इश्तियाक साहब आपके पास आ रहा हूं जी। एक चीज जो थोड़ी मुश्किल है लेकिन मन में है, इसलिए आपसे पूछ लिया। कल जब फोन पे बात हुई थी तब भी था। आपको कभी कभी नहीं लगता है, सियासतदारों को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, पॉलिटिक्स हटा दीजिए जी, आपको कभी कभी लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पे क्या एक पेज पे खड़ा है, एक साइड पे खड़ा है? क्योंकि अगर हमें जैश से खतरा हुआ, पुलवामा ऐसा कहा गया कि अफगानिस्तान में वो सारा कुछ उसकी खाका बना था और वहां से मॉनिटर हुआ था, इस तरह के तमाम चीजें पाकिस्तान में भी मॉनिटर हुई होंगी और होने का अंदेशा है जो अफगानिस्तान। तो क्या हम लोग एक साइड पे खड़े हैं? क्या कुछ इस तरह का एक मैकेनिज्म हो सकता है कि हम और वो साथ मिलके इस जो भी इसको आप बोलिए, दहशतगर्दी बोलिए या जो भी बोलिए, इस पे लड़ सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर कहा जाए कि खड़ा होना चाहिए तो फिर तो मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन क्या वो खड़े हैं, दिस इज वेरी डाउटफुल। क्योंकि शेख रशीद ने अभी कहा है कि इंडिया का तो सत्यानाश हो गया है, किसी और ने कहा है कि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट जीरो हो गई है, पाकिस्तान इज द विनर, इंडिया इज द लूजर, इस किस्म की बातें हुई हैं। तो वहां पे तो जैसे पहले भी मेरे बाकी कोलीग्स ने बात की, एक सेंस ऑफ सेलिब्रेशन है कि इफ इंडिया इज द लूजर देन पाकिस्तान इज द विनर एंड वाइस वर्सा। ये इस किस्म की सोच दोनों तरफ से विदाउट रिफ्लेक्टिंग लोग उसका इजहार कर देते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से ये सारे इलाके को मैनेज करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान की कोऑपरेशन इज अ प्री कंडीशन। देखिए, जैसे कि बताया गया है, अफगानिस्तान का और इंडिया के बड़े क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं। 47 के बाद अफगानिस्तान हैज बीन फ्रेंडलियर टू इंडिया देन टू पाकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस तो अफगान जिहाद के बाद वहां पे बढ़ा। लेकिन ये दोनों ताकतें जो हैं साउथ एशियन, इंडिया और पाकिस्तान, ये वो जीरो सम गेम्स में इन्वॉल्व होती हैं। हु डज इट मोर देन द अदर, इस पे सवाल, इस पे डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये तो होता रहता है। मेरे ख्याल से ये जो एक डर है ना तालिबान का, उसको थोड़ा सा इसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी इसको जीरो है, तो विदाउट इकोनॉमिक मींस वो अपने, अगर अफगानिस्तान से बाहर भी उनकी रेट हो तो लोगों को खाने की चीजें, आमदोरफ्त, सैलरीज, ये कहां से पे करेंगे वो? तो एक तो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी ये होगी कि किसी तरीके से दुनिया की जो है ना गुडविल ना सही तो कम से कम दुनिया उनको एक्सेप्ट कर ले, और उसके लिए वो कुछ कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार हो जाए। ये इसे कहते हैं रैशनल कैलकुलेशन। बाकी उनके जहन में क्या फतूर है इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मैं तालिबान हूं और मैं अब पावर में आ गया हूं तो मुझे अपनी लिमिटेशंस का भी पता होना चाहिए ना। मैं बता रहा हूं कि पहला दौर तालिबान का और था, ये दौर वो नहीं है, और इकोनॉमिकली दे आर ऑलरेडी बैंकरप्ट बिफोर, एंड हाउ कैन यू रन अ स्टेट। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये तो एडमिनिस्ट्रेटर भी इनके पास नहीं है कि कैसे डे टू डे हुकूमत चलाई जाती है। तो ये सारा इतना बड़ा जो इनके पास बहरान है, वॉरियर्स बिल्कुल है,
और वॉरियर्स जो हैं थोड़ी देर के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं तो तालिबान के अंदर ही सिविल वॉर वाली सूरत पैदा हो सकती है। हक्कानी ग्रुप वर्सेस अनदर ग्रुप, जो मुझे समझ आई है कि पहले तालिबान जो थे वो एसेंशली पख्तून थे, लेकिन इस दफा उन्होंने इस पे हार्ड वर्क किया है, होमवर्क किया है और हर इलाके से लोग लेके आए हैं। तो हो सकता है उनकी इस दफा जो है ना क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ट्राइबल लेवल पे पख्तून सोसाइटी के बाहर भी हो, जो उनका एसेट हो सकता है। लेकिन साथ साथ जहां पे फाइनेंशियली आप बैंकरप्ट हो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ना हो एक मॉडर्न स्टेट को चलाने की, तो ऐसी तालिबान जो है उनको अपने इंटरेस्ट में कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरह एक दूसरे से अपना बेस्ट इंटरेस्ट समझ सके। उसके लिए मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन पे तनकीद है कि partition, Jinnah said that this will resolve the Hindu-Muslim problem. I said this gave the Hindu-Muslim problem a Pakistan-India problem forever. क्योंकि प्रॉब्लम शायद हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं था, ये एक सोच का था। तो अब इसको क्या पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, इंडिया पाकिस्तान के लिए ये कोऑपरेशन की बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Will they go for it? I hope so. Although I doubt कि ये immediately होगा। शायद वक्त के साथ पाकिस्तान को मेरे ख्याल इसको ज्यादा समझना चाहिए, बिकॉज फेस तो वही कर रहे हैं ना। यहाँ से जब आगे आएंगे तो ये इंडिया के तरफ कुछ हरकत कर सकते हैं। पहले तो पाकिस्तान के अंदर इनको अपनी वो क्या कहते हैं होल्ड जो है वो कायम करना पड़ेगा, और पाकिस्तानी स्टेट क्या उन्हें अलाउ कर देगी अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, जब सारी दुनिया में पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश है और वो FAT वो क्या जो है एक लिस्ट, उस पे अभी तक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान खुद वेरी मच कंस्ट्रेन्ड एट द मोमेंट। अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद इंडिया कि हाउ कैन वी वर्क टुगेदर। लेकिन वहां वो कहते हैं जी पहले कश्मीर में आप वो आर्टिकल 370 अनडू कर दें और ये कर दें। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ये एक मेंटल ब्लॉक है। व्हेन विल वी बी एबल टू surmount it and come to another level of consciousness as a nation, two nations, I don't know. जी संतोष भाई साहब, मैं आपके पास एक चीज और समझना चाह रहा हूं। जैसा इश्तियाक साहब ने भी कहा, हिंदुस्तान के करीब 500 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ऐसा कहा जा रहा है करीब 11,000 करोड़ या कितने का ऑलरेडी कमिटमेंट है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की इकोनॉमी जितनी परेशानी इस समय झेल रही है और आगे आने वाले समय में अगर ऐसी रात और झेलेगी, उसमें ये हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट्स चलते रहें, ये भी जरूरी है। ये वक्ती तौर पे जैसा इश्तियाक साहब कहे कि हो सकता है पाकिस्तान में ये सेलिब्रेशन है कि भाई उनका इतना पैसा डूब गया, उनके इतने प्रोजेक्ट बंद हो गए, मतलब पड़ोसी का कुछ नुकसान हो गया तो हमें खुशी हो रही है, कुछ इस तरह का है। वो होता भी है, ठीक है। इनको क्योंकि अगर वो 500 प्रोजेक्ट थे तो केवल वो पैसा ही नहीं है, उतनी मैन पावर, उतने हिंदुस्तान के लोग, उतना हमारा इन्वॉल्वमेंट, और हम हो सकता है 300, 400, 500, 1000 लोगों को तो वहां इवैक्यूएट कर लिए, लेकिन एक हमारा बड़ा कमिटमेंट वहां है। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया कैन नॉट लीव लाइक दैट। Why can't it live like that? देखिए, दो अलग चीजें हैं। एक तो है जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ के जो कि एक तरह से आप कहिए सिंबॉलिक थे, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग उनकी बनाना और जो रेजिडेंस बनाना जो सरबराहों की। उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें कि आपके हॉस्पिटल्स हैं या बांध हैं, इस तरह की चीजें थी, जो कि जिनका कि मतलब जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा होता है और काफी लंबे अरसे के बाद उनके फायदे सामने आते हैं। और फायदे किसको मिलते हैं? जो कि आवाम है, जो वहाँ की आवाम, अगर बिजली उनको मुहैया हो रही है या पानी मुहैया हो रहा है एक नए सोर्स से, तो उससे आवाम को फायदा होता है। जहां तक तालिबान का सवाल है, कुछ चीजों में वो लोग इसमें
एक तरह से अक्लमंदी दिखाई उन्होंने। जैसे जहां जहां जिस खित्ते पे उन्होंने कब्जे किए, तो अगर वहां पर कोई मतलब क्लिनिक चल रही थी या पानी का था या बिजली का था, तो उसको उन्होंने चालू रखने की कोशिश करी और उसके लिए उन्होंने सब तरह के आश्वासन दिए कि भाई आप लोग इसको चालू रखिए, तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे। पर आज के माहौल में अगर हमारे लोगों को वहां सिक्योरिटी नहीं मिलती, सबसे ऊपर जो चीज है सिक्योरिटी, तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अभी इनका ढांचा जो है काफी हुकूमत का ढांचा जो है वो बहुत वीक है। अभी पता नहीं कहाँ जाएगा, कितनी हद तक वो उसमें एक मतलब स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। जब तक ये सिक्योरिटी वहाँ की अश्योर नहीं होती, तब तक हम इन प्रोजेक्ट्स पे कैसे अपने लोगों को ले जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन प्रोजेक्ट्स को आगे चलाने के लिए सबसे बड़ा प्री रेक्विजिट यही है कि एक तरह से वहां पर सिक्योरिटी कायम हो सके, और उसके लिए जैसे बाकी लोग भी कह रहे हैं, हमें अभी देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। आगे देखिए होता है क्या। जी, जोशी साहब, मैं एक चीज और समझ लूं। देखिए, अफगानिस्तान में पाकिस्तान का बहुत कमिटमेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान की ईस्टर्न और सदर्न सीमा पूरी तरह से पाकिस्तान से घिरी हुई है। नॉर्थ साइड में वो थोड़ा हिस्सा अब रशिया का टच करता है और थोड़ा चाइना का। अभी तक जैसा दिख रहा है कि चीन और रशिया जो हैं, वो उनका सिर्फ इतना लिमिटेड है कि हमारे यहाँ इनके यहाँ से कोई दिक्कत ना शुरू हो, खास करके वो जो मुस्लिम तजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान या कजाकिस्तान ये वाली एरिया में ये कुछ हरकत ना शुरू हो, और जब तक वो हरकत नहीं शुरू होती है, दे आर हैप्पी अबाउट इट। नाउ पाकिस्तान का इसमें एक डिफेंसिव मोड नहीं है, पाकिस्तान का इसमें प्रोएक्टिव होना है, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा, पाकिस्तान का कमिटमेंट, पाकिस्तान की आईएसआई, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको अभी क्या लगता है कि इसको इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान कितना यूज करेगा? क्योंकि उसके बहुत सी चीजें उसको सेटल करनी है, जैसे इश्तियाक साहब भी कह रहे हैं, बहुत सी चीजें शायद वोट के लिए की जाती हैं, तो वहां पे भी भाई इलेक्शंस होते ही हैं, वहां पे भी पॉलिटिशियंस हैं ही पाकिस्तान में, तो वो इसको क्या और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे? देखिए, जहां तक कि इंडिया का सवाल है, आप ईरान भूल गए कि इस बार जो है ईरान, हाँ, ईरान जो है, ईरान और तालिबान के साथ जो समझौता हुआ है, चाहे वो अपॉर्चुनिस्टिक समझौता हो, पर समझौता तो है। तो जो लॉजिस्टिक्स, जो पहले पाकिस्तान का डोमिनेशन था लॉजिस्टिक्स में, वो अब डोमिनेशन नहीं रहा, क्योंकि ईरान की तरफ भी खुला है और ऊपर सेंट्रल एशिया की तरफ भी खुला है, तो उतना डोमिनेशन नहीं है। पर ये जरूर है कि क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान की ओर है, मतलब काबुल, जलालाबाद, ये जो इलाके हैं वहां है। पर मेरी समझ ये है कि जहां तक कि भारत की बात है, भारत को पिछली बार क्या हमारे खिलाफ, हमारा जो नेगेटिव बातें हुई वो ये था कि कई जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जम्मू एंड कश्मीर में, उन्होंने वहां पे कैंप उनको खोलने की इजाजत दी, और ये कैंप इधर ही थे जलालाबाद के पास, कुनार में, मतलब लश्कर तैयबा के कुनार में थे। इस बार सुना जा रहा है कि कुनार में तो आईसिस का डोमिनेशन है। तो जो डर है भारत में वो इस बात का नहीं कि अफगानिस्तान से और कुछ होगा। जहां तक कि मेरा अपना अंदाज है, जो है तालिबान का ऐसा एक्सटर्नल एजेंडा नहीं है, मतलब जैसे कोई एक्स्ट्रा अफगानिस्तान एजेंडा उनका नहीं है, पर ये डर है कि वहां जो ग्रुप्स आते हैं और देशों से, मतलब ईस्ट तुर्किस्तान लिबरेशन आर्मी, या ये तजिकिस्तान से आते हैं रेडिकल, या पाकिस्तान से आते हैं। तो जहां तक कि इंडिया का सवाल है, हमको तो कश्मीर का मसला है, क्योंकि 1991 में जब ये अफगानिस्तान की जंग जो है, पहली जंग जो है जब खत्म होने को जा रही थी, तो
तो कई अफगान आए कश्मीर में, पर यहाँ पे फेल हो गए, कामयाब नहीं रहे 1991 में, और इंडियन आर्मी ने उनको एलिमिनेट कर दिया। तो उसके बाद जो है अफगानिस्तान का उपयोग इसी तौर से हुआ कि वहां पे ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएं, ताकि हम अमेरिकन को कहें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कैंप नहीं है, पर उधर अफगानिस्तान में थे। तो अब भी इस बार भी ये डर है कि क्योंकि अफगानिस्तान में अगर कंडीशंस जो हैं वो एनार्किक रही, मतलब वहां पे कंट्रोल, नियंत्रण किसी के कंट्रोल में नहीं रही, तो इस किस्म के कैंप जो है वहां उभरेंगे। क्योंकि ये जो मिलिटेंट कैंप होते हैं इनमें ज्यादा कुछ नहीं, एक बिल्डिंग होती है, एक फायरिंग रेंज होता है, और वो एक कैंप माना जाता है। तो डर इसी बात का है। पर ऐसे मेरी अपनी समझ ये है कि इतनी बड़ी थ्रेट कोई नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि जब 1991 की बात जो मैंने आपसे कही, उस जमाने में लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी निगरानी बहुत कच्ची थी, अब एकदम पक्की है। अब उसको क्रॉस करना जो है बहुत खतरनाक है, और इतनी आसानी से कोई नहीं कर सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई ये सोचेगा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है पार कर जाएं, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंसेस हैं और अलग अलग किस्म के मतलब सेंसर्स हैं, और वायर फेंसिंग भी है, वहां पे तार भी लगाए गए हैं। तो ये कहना कि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका तुरंत असर कश्मीर में होगा, मैं बिल्कुल इससे ना समझ मैं नहीं समझता हूं कि इस पर कोई असर होगा। वो एक अलग ही कॉन्फ्लिक्ट है जहां पे पाकिस्तान जरूर एक रोल प्ले कर रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, पर जहां तक कि अफगानिस्तान से मैं नहीं समझता हूं कोई खतरा ज्यादा बढ़ेगा उसकी वजह से। जी जी जी। प्रोफेसर साहब, एक चीज और जरा बताइए, क्योंकि एक संभावना ये भी दिख रही है, जैसा आपने कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कि आज की तारीख में अभी बहुत बेसिक उनका होमवर्क नहीं पूरा हुआ है, मतलब अफगानिस्तान में। और कुछ लोग उसको गृह युद्ध की भी बात कर रहे हैं, सिविल वॉर की भी बात कर रहे हैं, कि अभी वो जो पावर स्ट्रगल है वो अभी चलेगा, वो एक आध महीने में नहीं, वो 2-4 साल चलेगा, इस तरह की भी बात हो रही है। आपका एस्टिमेट क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल हो सकता है। पंजशीर में तो थोड़ी सी मुजामत हुई भी है, और अभी तो ये है कि अभी तो दे हैव टेकन ओवर पावर। उस पावर की लिमिटेशंस इंटरनली क्या है, एक्सटर्नली क्या है, इसीलिए हमें शायद 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद दोबारा मिलना पड़ेगा, जब वी गेट मोर फैक्ट्स इन हैंड। क्योंकि ये तो एक डायनामिक सिचुएशन है ना, जिसमें हमारी जो असेसमेंट है, महल हम संतोष भाई और मनोज जी, हम सारे जो बात कर रहे हैं, तकरीबन वी आर ऑन द सेम ट्रैक। और मैं भी एग्री करता हूं कि इंडियन कश्मीर के लिए इस दफा तालिबान के पास वो लीवरेज नहीं है, वो तो बड़े मजबूर हैं इन अ वे, देखा जाए, हाउ टू मैनेज अ स्टेट दे हैव कैप्चर्ड। दे डोंट हैव द वेयर विद ऑल टू रन दैट स्टेट। उनकी तो कोई मॉडर्न स्टेट क्राफ्ट के मुतालिक कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो वो जो इस्लामिक शरिया उन्होंने कहा है कि वहां की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, उसकी क्या फाइनल शक्ल क्या है, किस फॉर्म में होगी। महल अफगानिस्तान को अपने इंटरनल क्या कहते हैं कंट्रोल में तालिबान को ज्यादा एनर्जीज वहां पे लगेंगी, और उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको वायबल बनाने के लिए उन्हें कई कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। सो आई डोंट थिंक, आई टोटली एग्री कि इन हालात में वो वहां पे कश्मीर की तरफ जो पहले हुआ था वो कर सके। हाँ, ये जो दोनों ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा, उनके दोनों लीडर तो अंदर ही हैं, और किस हद तक इनको और आज़ादी अब और हासिल होगी वहां पे अपनी ये ट्रेनिंग कैंप बनाने की, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन आई थिंक दैट फेज इज ओवर। हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ इन द सेम वे ऑलवेज, लेकिन पास्ट का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपके साथ चलता है, ऐसे कुछ है। जी 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 जी। संतोष भाई साहब, एक चीज और बताइए। पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा। जी जी। इश्तियाक भाई ने जो कहा था उस पर, इसमें ये एक जमीन पे बात कही गई है, वो ये कि अफगानिस्तान एक मॉडर्न स्टेट रन करना चाहता है। इसका विकल्प ये है कि वो नहीं रन करना चाहता, फिर क्या करेंगे आप? चलिए आप आगे बढ़िए। हाँ, चले, इसमें भी बात हो सकती है। दिस इज इंटरेस्टिंग। ठीक है। जी जी। नहीं, इस पे अगले पार्ट में 10 मिनट बात कर लेंगे। मैं थोड़ा एक चीज समझ लूं,
पास्ट में ऐसा था संतोष भाई साहब कि पिछले 10 साल में इंडिया के ऊपर किसी भी मतलब अफगानिस्तान में किसी भी इंडियन की हत्या या इस तरह का नहीं हुआ है। हम लोगों को एम्बेसी तुरंत बंद करके वहां से बाहर निकलना, क्योंकि देखिए दोनों कोई भी एक्शन लीजिए, नहीं निकलते लोग मर जाते तब भी क्रिटिसाइज होते, निकल आए हैं आज लोग बच गए हैं, तो फिर आपके हिसाब से आप अगर वहां रहते तो क्या निर्णय लेते? क्योंकि हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने अभी तक कहीं कोई ऐसा इंडियन के ऊपर पर से अटैक नहीं हुआ है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ साल पहले हमारी एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा धमाका हुआ था, और उस वक्त जो प्लानिंग थी उनकी वो ये थी कि उसमें हिंदुस्तानी जो है उनको जान और एम्बेसी के माल पर मतलब नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है कि अब वो किस ग्रुप ने किया, तालिबान ने किया, किसने किया, इसमें मैं नहीं जाना चाहता अभी। बहरहाल मैं फिर से वही बात कहूंगा कि उनका इंटेंशन हो चाहे ना हो, उनका इरादा हो चाहे ना हो कि हिंदुस्तानियों को या हमारी एम्बेसी के जो पर्सनल हैं उन पर वो हमला करें, पर अभी वो वहाँ की जो सूरत हाल है उसमें उनका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे माहौल में अगर मैं वहाँ होता तो मैं वही करता जो कि भारत सरकार ने किया है। अभी आर्जी तौर पर अपने लोगों को वहां से निकाल के ले आओ, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा कि कब हमारे लोग वापस जाएं। और उस फैसले में मेरा ये मौक़िफ़ है कि किसी भी मुल्क में एम्बेसी होना या उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उस मुल्क की जो रेजीम है उसका एक अप्रूवल का ठप्पा हो। ये एक एक्सट्रीम चीज़ होती है कि आपकी दुश्मनी हो गई तो आपने अपनी एम्बेसी वहां से हटा ली, पर बाकी जितने भी माहौल हैं चाहे उसमें दोस्ती ना भी हो, पर अपनी एम्बेसी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरह से कम्युनिकेशन थोड़ा बना रहता है, चाहे वो दोस्ताना कम्युनिकेशन हो चाहे गैर दोस्ताना कम्युनिकेशन हो, पर वो कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। तो इसलिए और मेरे ख्याल से जो मतलब मिनिस्ट्री है फॉरेन अफेयर्स की और जो हमारी सरकार है उसकी भी सोच इसी तरह की है कि कभी ना कभी कम्युनिकेशन तो बनाना ही पड़ेगा, पर अभी देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर बाद में निर्णय लिया जाएगा। जी नहीं, मैं और एक और चीज मैं जोड़ दूं, ये उसमें ये नहीं है कि हम लोग कुछ डर के निकल गए, पर हिफाजत और जो एक तरह से कहना चाहिए अक्लमंदी इसी में थी कि अभी फिलहाल वहां से निकल आए। जी खैर, मैं एक चीज और जरा मैं इसको बता दूं, क्यों एम्बेसी का रहना सिर्फ कम्युनिकेशन के अलावा एक और मुझे लगता है जो वहां इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ रहता है कि भाई मेरा एक हिस्सा यहाँ पे है, जो मेरी कोई परेशानी होगी तो मैं वहां जा सकता हूँ। मैं उसको उस तरह से भी देखता हूँ, अदर देन यस जो कम्युनिकेशन वाली बात आपने कही। मैं जोशी साहब आपसे भी एक और चीज समझना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि ईरान से इस बार उनका समझौता है, ईरान से मुझे थोड़ा सा ये लगता है वो जो एक पुरानी फिलॉसफी दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वो थोड़ा शायद एक वो फैक्टर भी काम कर रहा है। लेकिन अभी जो मैं जैसे देखता हूं और प्योरली जिसको कहेंगे ना लेन देन वाले मूड में यूएस जा रहा है, इंडिया समहाउ आज अलाइन हो गया है यूएस के साथ एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न। रशिया रुकेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, उसके बॉर्डर्स हैं, उसके साथ मतलब वो वहां से ये एक्शन नहीं ले सकता है। अब हम लोगों के लिए जो एक हमारा इतना क्लोज अलाई था रशिया, जिसको किन्हीं भी कारणों से आज की तारीख में हमारी वो क्लोजनेस नहीं रह गई है, आपको क्या लगता है कि फिर हमें अपने रीअलाइन करने चाहिए? क्योंकि रशिया इज अ फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू स्टे, जो वहां रहना ही है उसको। देखिए, मेरा विचार इसमें काफी रेडिकल है, और मेरा विचार ये है कि
जहां तक कि सेंट्रल एशिया है और अफगानिस्तान है, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए। और अब जो है आपको अपने साउथ एशिया में ही मुश्किल आ रही है चीन के साथ कंपटीशन करने में। आप नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आप यहाँ पे अपने अपने आपने अगर $3 बिलियन अफगानिस्तान में लगाए, अगर उसमें $1 बिलियन बांग्लादेश और नेपाल में और श्रीलंका में लगाते, तो मेरा कहना यह है कि सेंट्रल एशिया में तो पिछले दशक में चाइना काफी आगे बढ़ चुका था और कंट्रोल पे आ चुका था। जहां तक कि अफगानिस्तान था, जरूर सेंटिमेंट एक था, पर अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान का खाली फायदा ये था कि हम पाकिस्तान के खिलाफ वहां से कुछ कार्रवाई कर सकते थे, मैं समझता हूं वो बेवकूफी है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक कि ये इलाका है, अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस समय ऐसे मोड़ पे है जहां की उसको रिट्रेंच करने की जरूरत है। हर जगह वो चाइना के साथ कंपटीशन करती है। अब 2 साल पहले मैंने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक साउथ पैसिफिक नेशंस की कॉन्फ्रेंस करी गुड़गांव में। अब साउथ पैसिफिक नेशंस में हमारा क्या है? साउथ पैसिफिक मतलब न्यूजीलैंड के आगे वहां पे जो मुल्क है। तो मेरा कहना यह है कि इस समय रिट्रेंचमेंट की जरूरत है। साउथ एशिया में हमारा फोकस होना चाहिए नंबर 1। हमारे जो इमीडिएट नेबर्स हैं वहां पे ही हम काफी कठिनाई देख रहे हैं। बांग्लादेश में देख रहे हैं, म्यांमार में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं, श्रीलंका में देख रहे हैं, मालदीव में देख रहे हैं। और इसके बाद जो है मैं समझता हूं कि हमारा फोकस जो है वो इंडियन ओशन की ओर ज्यादा होना चाहिए। जी, मतलब सागर जो महासागर है उसकी ओर, जो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया है, हम लोग कहते हैं एक्ट ईस्ट, पर हमने एक्ट ईस्ट में कुछ किया नहीं है। हमने कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, ना वहां पे कोई हमारी हमने कोई ऐसे वहां हमारी जड़ें लगी हैं। हम 20 साल से 30 साल से कह रहे हैं एक्ट ईस्ट, लुक ईस्ट, पर वहां पे कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मैं कहता हूं कि मेरी अपनी समझ ये है कि इस समय इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए जो मौका है वो रिट्रेंचमेंट का है। कभी ना कभी जिंदगी में रिट्रेंचमेंट करनी पड़ती है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। रीअसेसमेंट करना पड़ता है कि हमारा फोकस क्या होगा। हम चाइना के साथ ऑलराउंड कंपटीशन नहीं कर सकते, जो कि इस समय जो मौका, जैसे ये वैक्सीन डिप्लोमेसी, हम कंपटीशन पर आगे बढ़ गए, यहाँ पे जो है सेकेंड वेव आ गया और लोगों को मार खा गए। जी जी। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी बहुत इसमें जो है साउथ ब्लॉक जो है थोड़ा एग्जैजरेटेड, मतलब इंडिया का जो रोल है उसको समझता है कि हम एक सुपर पावर बन चुके हैं। जी नहीं, क्योंकि इसमें मैं जोशी साहब आपसे कई चीजों इसमें बहुत इत्तेफाक इसलिए रखता हूं, ये रेडिकल नहीं है, ये रियलिस्टिक है। और आपको देश की जनता को एजुकेट करना है कि भाई आपका जो इमीडिएट नेबर है, जिससे सुबह से शाम तक नेपाल नेबर से ज्यादा है हमारे लिए, इट इज समथिंग जैसे मतलब नेक्स्ट डोर घर है भाई। वहां पे जैसा आपने, आई फुल्ली इंडोर्स दैट व्यू। मैं एक चीज जरा इश्तियाक साहब आपसे, और एक हिस्ट्री का एक किरदार है जिसको लेके हमारे यहाँ थोड़ा वो है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में ही बहुत बड़ी फिगर है, उसका लार्जर देन लाइफ है और उसकी पूजा होती है, और उनको एक बहुत ही सफल और स्पिरिचुअल और उस तरह के, हमारे यहाँ खास करके हिंदुस्तान भारत में उसको लुटेरे के रूप में देखा जाता है और आतताई और आतंक का पर्याय। कभी कभी ये सिंबोलिज्म भी मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि सियासत वालों को तो ये चीज चाहिए ना भाई। एक हीरो जो हमारे यहाँ हम लोग, जनरल डायर ऊधम सिंह की हम लोग वो लगाते हैं, मूर्ति लगाते हैं। इंग्लैंड में मेरे ख्याल में मूर्ति नहीं लगती होगी, आप ज्यादा इंग्लैंड घूमे होंगे, ऊधम सिंह की मूर्ति नहीं लगेगी। तो उस तरह की जरा इस पे थोड़ा एक बार थोड़ा आप इतना देखे हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या दूं। कि मेरे पास भी नहीं है जवाब, इसीलिए आपसे है कि अहमद शाह अब्दाली ठीक है, उसमें एक और एंगल भी है कि एक मौके पे नादिर शाह ने डोमिनेट कर लिया था, हु वाज अ पर्शियन, अफगानों के ऊपर।
तो रिस्टोर दोबारा अफगान प्राइड जो है अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई, कि जो पर्शियन थ्रोन का जो है ना वो जरा असर कम हुआ। लेकिन हिंदुस्तान के लिए तो वो एक लुटेरा ही था, और उसके इतने हमले जो हैं उसमें जो वो लूट के ले गया वो भी है, नादिर शाह भी ले गया था। और पंजाब के अंदर तो एक कहावत भी है कि खादा पीता आईदा बाकी अहमद शाहिदा। ये एक कहावत है कि जो आप खा पी लें वो आपका, बाकी सब कुछ वो ले जाएगा। वो दूसरी बात है, पाकिस्तान बनने के बाद पता नहीं इसका जिक्र हमारी तरफ होता है या नहीं, लेकिन पुराने लोगों में ये सोच थी कि अहमद शाह अब्दाली केम एंड ही लूटेड, प्लंडर्ड एंड वेंट अवे। हिस्ट्री में इस किस्म के फिगर जो हैं आगे पीछे होते रहते हैं। स्टेट्स प्रैग्मेटिक रियलिटीज होती हैं, स्वाय के अगर वो आइडियोलॉजिकली बहुत फिक्सेटेड हो। तो इंडिया मुझे लगता है एक प्रैग्मेटिक स्टेट रही है हमेशा से। उसकी आइडियलिज्म एक थी 47 में, और जिसका दुनिया पे उसका बड़ा पॉजिटिव असर भी हुआ। अब वो प्रैग्मेटिज्म से ज्यादा एक ऑपर्चुनिज्म का भी शिकार है, जिस किस्म की राइट विंग वहां पे सोच है। तो ये सियासत का जो पेंडुलम है ना, ये ऐसे करता रहता है, और ये पार्टली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, पार्टली ये इन रिलेशन टू अदर स्टेट्स होता है। तो जो हिंदुस्तान में अब सियासत हो रही है, जिसका मैंने कोई 15 मिनट पहले एक और बहस भी तो सुन ली है ना, कि वो तो अंदाजा हो रहा है कि वहां पे लोग कैसे सोच रहे हैं। अलबत्ता मनोज जोशी साहब की जो ये बात थी ना कि इंडिया शुड रीओरिएंट इटसेल्फ टू साउथ एशिया, दैट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई वुड स्टिल आर्ग्यू कि इंडिया के लिए रशिया के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो साउथ एशिया में भी अपने आप को रीओरिएंट करेंगे, फिर भी क्या जो वुड दैट बी एट द कॉस्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद रशिया? और क्या रशिया जो है, इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज एलाय, और एक बहुत बड़ी मार्केट भी है उनकी प्रोडक्ट्स की। क्या रशिया भी चाहेगा कि ये पाकिस्तान के लिए वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर दें? आई डोंट थिंक सो। तो मनोज भाई से आई वुड लाइक टू हैव हिज व्यू ऑन दिस रिलेशनशिप, एंड संतोष भाई भी, आई मीन बोथ ऑफ यू आर फ्रॉम द फॉरेन सर्विस, हाउ डू यू लुक एट द रशियन इंडियन रिलेशनशिप? ये क्या इक्वेशन है? इन हालात में ये कांस्टेंट रहेगा ये, कि ये मॉडिफाई इस हद तक हो जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट ही ना रहे? दैट्स व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। संतोष भाई साहब, आप जवाब दे देते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि रूस और हिंदुस्तान के बीच में जो एक रिलेशनशिप थी वो बहुत पहले से लग चुकी है। हकीकत तो यह है, क्योंकि जब से सोवियत यूनियन जो है वो बिखर गया, तो रशिया के जो फोकस था वो दूसरी तरफ हट गया, एक तरफ यूरोप की तरफ हटा। और बाद में जब यूरोप से उनको इतना प्यार नहीं मिला, तो फिर वो चीन से प्रेम करने लगे। तो और हमारी जो उनसे रिलेशनशिप है वो बरकरार रही से एक खित्ते में खास तौर पर, और वो थी डिफेंस इक्विपमेंट। ओके। वो बहुत ही अहम एक रिश्ता था जो कि चलता जाता था। बाकी जो हमारा जो एक्सपोर्ट्स थे उनके लिए, वो सब तो खत्म हो गए अब, क्योंकि पहले वो रुपी ट्रेड होती थी, वो भी अब जो है खत्म ही हो गई है, और वो डॉलर में होती है ट्रेड। तो उतना कुछ जो एक एलआई की बात थी, एलआई तो खैर भारत सरकार तो शुरू से कहती आ रही है कि नहीं एलआई थे, पर मैं ये कहता हूँ कि जो भी एक नजदीकी रिश्ता था वो आपके 90 के शतक से धीरे धीरे वो कम होता गया। पर उसकी एक जो जमीन थी डिफेंस इक्विपमेंट की, वो बरकरार रही। और अब जो हमारी जरूरियात हैं डिफेंस फील्ड में, और जो हमारा एक उसमें डाइवर्सिफिकेशन है सप्लाई का, और तीसरे क्योंकि अमेरिका के साथ हम लोग थोड़ा
और अच्छे ताल्लुकात हुए हैं। तो डिफेंस फील्ड में भी अमेरिका से हम लोग जो है कुछ रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो तरह तरह का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है इजराइल के साथ। तो ऐसे में जो रूस के साथ हमारा एक रिलेशनशिप था इस शोबे में, इस फील्ड में डिफेंस की, वो भी अब थोड़ा कम हो गया है। ठीक। जहां तक आगे की बात है या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की बात है, अभी हम उनसे बात करते रहते हैं, उनसे थोड़ा बहुत हमारा अभी भी बहुत काफी कोऑपरेशन है। पर जो हमारी, जैसे जोशी जी कह रहे थे, हमारा जो मेन फोकस जो है वो जो चीन के साथ जो एक सिक्योरिटी थ्रेट है उसकी तरफ, और दूसरे हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हम किस तरह से अपने रिश्ते अच्छे कर सकते हैं, इस तरफ हमें रीफोकस करना चाहिए। और ठीक जी, जोशी साहब आप कुछ ऐड करेंगे इसमें कि मैं अगले प्रश्न पे आऊं? मैं एक ही बात ऐड करूंगा कि जहां तक कि रूस है, रूस को भारत की जो साउथ एशियन पॉलिसी है वहां पे उससे कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। और ये एक विचित्र चीज है क्योंकि जब सोवियत यूनियन भी था और रूस भी है, उन्होंने हमारे साउथ एशियन पॉलिसी को सपोर्ट किया। पर बात यही है जो संतोष जी ने कही कि जहां तक कि हथियार का सवाल है वहां पे हमारे रिश्ते बहुत काफी कायम हैं, पर जहां तक कि इकोनॉमिक एरियाज हैं वहां बहुत ही कमजोर है। तो जो बाकी एरियाज जो हैं हम लोग बिल्कुल नहीं बढ़ा पाए हैं वो रिश्ते। और इसकी वजह से, क्योंकि रूस जो है, रूस में दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो रूस जो है उसके खिलाफ सैंक्शंस हैं, मतलब यूरोप के सैंक्शंस हैं, काफी इकोनॉमी जो है वहां पे काफी प्रेशर पे है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे डेमोग्राफिक प्रेशर अलग आ रहा है, मतलब उसकी पॉपुलेशन घट रही है। तो उसका जो पोटेंशियल है रूस का, वो काम नहीं हो पा रहा है। और जहां तक कि भारत है, अपनी तरफ से तो हम, जैसे व्लादिवोस्टोक चेन्नई कॉरिडोर की बात हुई है, जो हमारे जो जहां तक कि एनर्जी सप्लाई रिलेशनशिप की बात हुई है, पर जो पोटेंशियल है भारत रूस की रिलेशनशिप का, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, मतलब ये आपके वेस्टर्न इंडिया से ईरान होते हुए रूस जी, 20 साल से बात हो रही है। इसमें टेस्ट कॉन्वॉय भी जा चुके हैं, पर क्योंकि वो रूस में कमजोरी है, कुछ इकोनॉमिक कमजोरी है, तो हम इसको कायम नहीं कर पा रहे। और साथ साथ जो है भारत के और जो प्रेशर है ईरान के खिलाफ, जो अमेरिका के प्रेशर में, दबाव में, जो ईरान की जो ऊपर जो सैंक्शंस हैं उसका उल्टा असर भी हमारे ऊपर आ रहा है। नहीं तो हम ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कायम करते तो ये बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कम नहीं होता। ठीक। मैं एक चीज और खत्म करने से पहले आप मतलब बता दूं, हम सब लोगों को अफगानिस्तान का एक जनरल वो था काबली वाला, वो एक वो भी आई थी, और ये था कि काबली वाला ऑलवेज एक मन में रहता था कि जो बच्चों को प्यार करता है। और मैंने फर्स्ट हैंड एक चीज ये देखी है, मैं कभी नौकरी करता था उस समय प्लांट के बाहर, जिस दिन तनख्वाह बटनी होती थी उस दिन बहुत से अफगान वाले सलवार सूट पहन के वो मनी लेंडर का काम करते थे, और वो स्पेशलाइज थे उसमें, उनको वो पैसा लेने आते थे। मेरा प्रश्न ये है, और मनोज जी आपसे और संतोष जी आपसे, कि क्या ये अफगानिस्तानी जो हमारे हिंदुस्तान में इस समय आ गए हैं, उनकी अजीब सी प्रिकेरियस कंडीशन हो गई है, वो पीछे वापस जाने की स्थिति में भी नहीं है। हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई उनकी ठीक है स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद यहाँ पे है, इनको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे? जी पहले आप बोलिए। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिएगा वैसे। हाँ, हो गया। मैं बोलूं कि जी। अच्छा, नहीं, मैं समझता हूं कि जहां तक कि अफगानिस्तान है, हमारा एक बड़ा पर्सन टू पर्सन रिश्ता भी है।
अफगानिस्तान के साथ। अभी परसों आपने देखी, यहाँ पे स्टोरीज, कई अखबारों में स्टोरी आई थी कि कैसे अफगानिस्तान के जो यहाँ पे एग्जाइल्ड लीडर थे, उन्होंने बासमती चावल की शुरुआत की देहरादून में जी। और मैं भी मिला हूं कई जो पुराने अफगान यहाँ पे आते थे, तो मैं समझता हूं जरूर इसको जो है भारत को जो है देखना चाहिए, क्योंकि एक जो कुछ भी आज हो रहा है, पर इतना जरूर है और इतनी मतलब अफगान सोसाइटी में इतना चेंज आया है, मतलब इतनी जंग देखी है, मतलब 30-40 साल से वहाँ लड़ाई हो रही, सोसाइटी की जो फैब्रिक है तहस नहस हो गई है कई एरियाज में। फिर भी सभी लोग कहते हैं कि भारत के प्रति जो है, जहां तक कि अफगानिस्तान है, उनके बड़े पॉजिटिव व्यूज होते हैं, उनके बड़े पॉजिटिव व्यूज होते हैं। और जरूर उन्हीं की बात कर रहा हूं जो पढ़े लिखे हैं, तालिबान की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो अफगान, जो मिडिल क्लास है, जो अफगान काबुल में रहता है या और जगह रहता है, उसकी इंडिया के साथ जो है बड़े पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि इंडिया ने कभी ऐसी पोजीशन नहीं ली जिसमें कि वो अफगानिस्तान में जो जंग फसाद हो रहा था उसको बढ़ावा दिया। जी जी, संतोष भाई, क्योंकि अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने किया, रूस ने किया, पर इंडिया ने नहीं किया। जी जी, ऐसा है। मैं बात करूंगा, ईरान से शुरू करूंगा, क्योंकि इस तरह एक पहली बात तो यह कि हमें ये नहीं पता कि अभी ये नहीं पता कि कितने लोग इस बार इस क्राइसिस में अफगानिस्तान से भारत आए हैं। तो वो नंबर्स का मुझे नहीं पता है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा नंबर होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर लोगों को एकदम से एक नए माहौल का सामना करना पड़ा, लोगों को प्रिपरेशन नहीं था, इसलिए कितने लोग वहां से बाहर निकल पाए होंगे ये मुझे लगता है एक महदूद संख्या ही होगी। मैं बात करना चाहता हूँ ईरान की। 70s में जब वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उस वक्त भी हमारे पास काफी ईरानी स्टूडेंट्स थे, यहाँ पर पढ़ते थे, खासतौर में बेंगलोर में बहुत ज्यादा थे। और उसके बाद जब वहां पर ये मतलब ये नई हुकूमत आई, और तो काफी लोग वहां से यहाँ पर उस वक्त भी भाग के आए। वही माहौल आजकल अफगानिस्तान के साथ हो रहा है। जो ईरानी आए थे उसमें कुछ तो उनका मकसद ये था कि भाई पहले हिंदुस्तान आएंगे, फिर यहाँ से किसी अमीर मुल्क में, अमेरिका में या इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि हमें रेफ्यूजी स्टेटस मिल रहा है, तो हम वहां पहुंच जाएंगे। मतलब उनका मकसद ये था यहाँ पहले डेरा डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है जो अफगानी यहाँ आ रहे हैं उनमें भी काफी कुछ का मकसद यही होगा कि वो आगे जाएं, यहाँ से वो UNHCR से उनका वो रेफ्यूजी स्टेटस बन जाएगा, उसके बाद जहां भी उनका रीसेटलमेंट होता है कोई अच्छे मुल्क में है तो जाएंगे। पर जो लोग रह जाते हैं उनको न सिर्फ हमें एब्जॉर्ब करना है, पर जैसे लोग कह रहे हैं हमारे रिश्ते जो है अफगान लोगों के साथ, आवाम के साथ, वो एक बहुत ही सेंटिमेंटल रिश्ते रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। मैं जब भी अफगानिस्तान गया लोगों से प्यार ही प्यार मिला। और यहाँ भी हालांकि वो काबली वाले की आप बात कर रहे थे, पर मुझे लगता है लोगों के अफगानिस्तान के लोगों की छवि जो है वो अच्छी ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो यहाँ है वो लोग बहुत अच्छी तरह से एडजस्टेड वे में रह रहे हैं, तो उनको हमें ऑब्जर्व करना होगा और करना चाहिए। जी जी, लास्ट वर्ड प्रोफेसर इश्तियाक आपसे, कि जो अपॉर्चुनिटी की एक बात हम लोगों ने जिस पे शुरू किया था कि शायद वो सपना कि भारत और पाकिस्तान एक पेज पे आके जो भी ये समस्या आई है उसको करेंगे, आपका लास्ट वर्ड ऑन दिस।
नहीं, मैं तो यही कहता हूं कि जिस दिन ये आ जाएंगे इस पूरे इलाके की किस्मत बदल जाएगी। उनको लाने के लिए क्या क्या इकदामात करने पड़ेंगे, क्या हालात में ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जो एक होता है ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, वो बिल्ड करेंगे। आई डोंट नो, बट आई वुड एंड बाय सेइंग के माय लास्ट प्रेयर्स, इफ आई प्रे एट ऑल, इसके इन दो मुल्कों को कोई अकल आ जाए। ये इतने एक जैसे हैं कि इनको अलग रखने के लिए ये सारे बहाने ढूंढने पड़ते हैं। मैं तो ये समझता हूँ आदतें, हरकतें वो एक जैसी हैं। अगर आप 19 हैं तो हम 20 हैं, अगर हम 20 हैं तो आप, ये इस किस्म का मैंने देखा है रिलेशनशिप। लेकिन वो एक पार्टीशन हो गई, उसकी फिर दो लॉजिक बनती हैं जो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो सकता आसानी से। सो इट विल टेक टाइम। इट्स लाइक द फ्रेंच जर्मन वॉर्स, द ब्रिटिश जर्मन वॉर्स, फ्रेंच ब्रिटिश वॉर्स, वो भी एक दिन खत्म हुई। सो दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। अगर इनको आज भी अकल आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। और जिस दिन सरकार बन जाएगी अफगानिस्तान में, उसके बाद हम लोग एक जरूर करेंगे, क्योंकि तब शायद क्लैरिटी ज्यादा रहेगी। जोशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, और संतोष भाई साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।